अस्सलामुअलैकुम। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेडिमेंट एंड डस्ट एनालिसिस। सबसे पहले देख लेते हैं सेडिमेंट एनालिसिस को। सेडिमेंट्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं ये देख लेते हैं। सेडिमेंट्स फॉर्म इन वाटर बॉडीज एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल सेटिंग ऑफ सस्पेंडेड मैटर। वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर्स या लेक्स वगैरह, इनके अंदर डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो जब ये ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं तो इनकी वजह से सेडिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। In fast-flowing rivers, small particles may remain suspended, while in still water, most suspended particles will settle to the bottom. जो पानी फ्लो कर रहा होता है उसमें पार्टिकल्स भी इसके साथ फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि जो पानी स्टिल होता है उसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सेडिमेंट्स प्रोड्यूस हों, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन होना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है एनालिसिस। यहाँ पे एक जो बात मैंने ऐड करनी थी वो ये थी कि जो प्रोसीजर हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं सॉइल एनालिसिस के लिए, यानी कि सैंपल को इकट्ठा करना और एनालाइट को एनालाइज करना, वो सारा का सारा एप्लीकेबल है सेडिमेंट और डस्ट एनालिसिस के लिए भी। लेकिन जो फर्दर कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ। सबसे पहली बात ये है कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस ऐसे पार्टिकल्स के लिए हम करते हैं जिसका साइज़ 0.075 mm से कम होता है, ठीक है। और सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज़ बेस्ड अपॉन स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ के ऊपर इसकी बेस होती है, जिसके मुताबिक है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग सेटलमेंट विद इन इनफिनाइट मीडियम इज़ डिपेंड अपॉन साइज, शेप एंड मास ऑफ पार्टिकल। यानी कि जो पार्टिकल नीचे की तरफ सेटल डाउन हो रहा होता है उसकी वेलोसिटी डिपेंड कर रही होती है पार्टिकल की साइज, शेप और मास के ऊपर। स्टोक्स लॉ के मुताबिक टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है गैमा एस माइनस गैमा डब्ल्यू ओवर 18 म्यू डी स्क्वेयर। और इसका एक और फॉर्मूला ये भी है कि जी माइनस 1 गैमा डब्ल्यू डी स्क्वेयर ओवर 18 म्यू। यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। डी अबव फार्मूला में इंडिकेट कर रहा था पार्टिकल साइज को, म्यू इंडिकेट कर रहा है डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर को, जी इंडिकेट कर रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी को, वी एस इंडिकेट कर रहा था सेटलिंग वेलोसिटी या हम कह सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी को, और गैमा डब्ल्यू यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है वेट ऑफ वाटर को, गैमा एस यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है वेट ऑफ पार्टिकल को। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ स्टोक्स लॉ। नंबर 1, पार्टिकल्स अंडरगोइंग सेटलमेंट इज अज्यूम टू बी स्फेरिकल। यानी कि जो पार्टिकल जिसकी हमने टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, हम ये अज्यूम करते हैं कि वो पार्टिकल स्फेरिकल शेप में है, लेकिन हमें पता है कि ज़्यादातर पार्टिकल्स हमारे पास फ्लेकी फॉर्म में होते हैं। नंबर 2, द मीडियम इन विच सेटलमेंट्स टेक प्लेस इज़ अज्यूम टू बी इन्फिनाइट। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस मीडियम के अंदर हमारे पास सेडिमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेडिमेंट्स जिसके अंदर मौजूद हैं, वो कंटेनर फॉर एग्जांपल इन्फिनाइट डेप्थ का होगा। लेकिन हमें पता है कि अगर कोई भी हम लोग मीडियम ले रहे हैं, कोई भी कंटेनर है हमारे पास, उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक डेप्थ होगी, कोई ना कोई स्पेसिफिक डायमेंशन तो ज़रूर होगी। Number 3, Stokes law is valid for the particles having size range between 0.2 mm to 0.2 माइक्रोमीटर। यानी कि स्टोक्स लॉ ऐसे पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है जिसका जो साइज़ है वो 0.2 mm से 0.2 माइक्रोमीटर के दरमियान ही होगा। अगर 0.2 माइक्रोमीटर से हमारे पास साइज़ कम हो जाता है तो वो पार्टिकल फ्लोट ही करता रह जाएगा, वो सेटल डाउन नहीं होगा और उस पर फिर स्टोक्स लॉ भी अप्लाई नहीं होगा। नंबर 4, द पार्टिकल्स आर अज्यूम टू बी अंडरगोइंग डिस्क्रीट सेटिंग। यानी कि हम कह सकते हैं जो पार्टिकल है वो एक एज अ सिंगल पार्टिकल बिहेव कर रहा है, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो पार्टिकल्स जब सेटल डाउन होते हैं वो क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, और क्लस्टर की फॉर्म में जब पार्टिकल्स इकट्ठे होकर नीचे बैठते हैं, नीचे की तरफ सेटल डाउन होते हैं, तो तब ही हमारे पास सेडिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सेडिमेंट्स। नंबर 1 पे ये है कि बहुत से टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो उनसे हैं, जैसे कि हैवी मेटल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह, ये सेडिमेंट्स में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब कोई भी पानी में मौजूद ऑर्गेनिज्म इन्हें इंटेक करेगा तो उनके अंदर भी ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस। फिर देन अगर ह्यूमंस उन्हें इंटेक कर रहे हैं उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को, तो उनके लिए तो ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। नंबर 2, सेडिमेंट पार्टिकल्स अब्जॉर्ब वार्मथ फ्रॉम द सन। ये सेडिमेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं ये हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर का टेम्परेचर है ये इंक्रीज़ कर जाता है। नंबर 3, सेडिमेंट्स आर ऑल्सो द कॉज ऑफ एरोजन इन हाइड्रो पावर प्लांट्स। जो इकोनॉमिकली हमें अफेक्ट कर रहे हैं सेडिमेंट्स, वो इस तरह से है कि हाइड्रो पावर प्लांट्स में एरोजन का सबब बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो टर्बाइन वगैरह है इनके अंदर एरोजन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से फिर हमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली भी लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। नेक्स्ट है डस्ट एनालिसिस। Dust in the urban environment is of the greatest concern because of the presence of many toxic substances and potential exposure of children who often play in the streets, schoolyards, parks, etc.
देहाती इलाकों की निस्बत शहरी इलाकों में ज़्यादातर ये मसला प्रोड्यूस करते हैं, और ज़्यादातर मसला भी इनका शहरी इलाकों में ही है, क्योंकि इनके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। और जब बच्चे स्कूल यार्ड में या पार्क्स में खेलते हैं तो ये उनके कपड़ों के ऊपर, उनके हाथों के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, और फिर देन इन्हें बच्चे इनहेल कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। द मेन सोर्स ऑफ रोड डस्ट इज़ द डेपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एरोसोल पार्टिकल्स। एरोसोल पार्टिकल्स में हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल्स ही होते हैं। इन अर्बन इन्वायरमेंट दीज पार्टिकल्स ओरिजिनेट फ्रॉम रोड ट्रैफिक, emissions फ्रॉम फैक्ट्रीज, emissions फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। शहरी इलाकों में ज़्यादातर जो डस्ट पार्टिकल्स के सोर्सेज हैं उनमें से यही है कि ट्रैफिक की वजह से ये प्रोड्यूस हो सकते हैं, और फैक्ट्री से जब वेस्ट मटेरियल निकल आता है तो उसके ज़रिए भी ये प्रोड्यूस हो सकते हैं। और देन जितने भी तामीराती काम हैं, जितनी भी कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हैं, उनके ज़रिए भी डस्ट पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। Particles larger than 10 micrometer in diameter are deposited quite rapidly to the Earth's surface under the influence of gravity. ऐसे पार्टिकल्स जिनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा बड़ा होता है तो वो ग्रेविटी की वजह से अर्थ की सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। पोल्यूटेंट्स, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स के अंदर कौन कौन से पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, वो ये है कि लेड हो सकता है, इसके अलावा डिफरेंट हैवी मेटल जैसे कि कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, निकल, जिंक एक्स्ट्रा, इस तरह के पोल्यूटेंट्स भी डस्ट पार्टिकल्स के अंदर ऑब्जर्व होते रहते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स, नंबर 1 कि जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हुई हूँ कि 10 माइक्रोमीटर से बड़े के डायमीटर से बड़े जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ये अर्थ की सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और देन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दोबारा से एयर के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, और फिर इन्हें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमंस इनहेल कर लेते हैं। नंबर 2 कि जब भी बारिश होती है तो ये बारिश के पानी के साथ भी ये वाटर के सोर्सेज के अंदर इंटर हो सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स। नंबर 3 जब भी हम बाहर से आते हैं तो हमारे कपड़ों के ऊपर या फिर डिफरेंट आइटम्स जब भी हम लोग बाहर से लेके आ रहे होते हैं तो हो सकता है कि उसके ऊपर भी डस्ट मौजूद हो, तो इस तरह हम अपने घरों के अंदर भी डस्ट पार्टिकल्स को लेके आते हैं। नेक्स्ट है एनालिसिस। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सॉइल एनालिसिस के लिए जितना भी हम लोग प्रोसीजर कैरी आउट कर रहे होते हैं वो सारा का सारा एप्लीकेबल है सेडिमेंट के लिए और डस्ट एनालिसिस के लिए भी। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कलेक्शन, डस्ट सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्पैचुला को, ब्रश को, या फिर डस्ट पैन में हम लोग कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज। डस्ट के सैंपल्स को हम लोग पॉलीथीन के बैग्स के, डिस्पोजेबल पॉलीथीन बैग्स के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं, और एटलीस्ट हमें 5 ग्राम डस्ट सैंपल इकट्ठा करना पड़ता है, और हम ये कोशिश करते हैं कि कोई भी कंटेमिनेशन ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग कोई भी अगर मेटल का सैंपल लें तो हम अवॉइड करते हैं कि मेटल के कंटेनर के अंदर उसको स्टोर करें। तो सिमिलरली इसी तरह ही हम लोग जब भी डस्ट का सैंपल इकट्ठा करते हैं तो हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि पॉलीथीन बैग्स इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टू बी रिकॉर्डेड, जिनकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड करनी है। नंबर 1 हम रिकॉर्ड करते हैं कि किस एरिया से हमने डस्ट का सैंपल इकट्ठा किया है, कि वो रोड वाला एरिया है, कार पार्किंग वाला एरिया है। नंबर 2 अगर हमने डस्ट एनालिसिस करना है ऐसे एरिया के लिए जो कि स्ट्रीट वाला हो या रोड वाला एरिया हो, तो कुछ चीज़ हम अपने जहन में रखते हैं, जैसे कि हमने एरिया मेजर करना है मीटर स्क्वायर के अंदर। ट्रैफिक की डेंसिटी हमने रिकॉर्ड करनी है जब हम डस्ट का सैंपल इकट्ठा कर रहे थे, और हमने ये मेजर करना है कि जिस एरिया से हमने डस्ट का सैंपल इकट्ठा किया है उसका क्या डिस्टेंस बनता है रोड से। और देन फिर हम ये करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कि हवा की क्या स्पीड थी जब हमने डस्ट का सैंपल इकट्ठा किया था, और लास्ट टाइम कब बारिश हुई थी और उसकी इंटेंसिटी क्या थी। नोट, जो सारा प्रोसीजर हमने सॉइल एनालिसिस के लिए अप्लाई किया था वो सारा हमने डस्ट एनालिसिस के लिए भी अप्लाई कर देना है। और सैंपल को इकट्ठा करना हमने देख लिया है कि किस तरह सैंपल को इकट्ठा करना है। नेक्स्ट जितना भी एनालाइट है उसको एनालाइज करना है, तो इसके लिए सारा वही वाला प्रोसीजर अप्लाई होगा जो कि सॉइल एनालिसिस के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।